4, leçon 7. Je suis en retard. I am late. So, चलिए इससे पहले और लेट हुए, let's get started. Dans la classe. Allô Sophie? Hi Sophie. Oui. Ça va? Tu as une drôle de voix. Are you okay? ठीक हो तुम? मतलब बहुत सैड साउंड कर रही हो. un giorno orribile. मतलब मेरा दिन इतना खराब था, मैं क्या बताऊं. Mon réveil n'a pas sonné, मेरा अलार्म ही नहीं बजा. Je me suis réveillée en retard, मैं इतना लेट हो गई. Je me suis habillée à toute vitesse, मैं जितना जल्दी हो सकी थी रेडी हुई. Je ne me suis même pas douchée, मैं तो नहाई भी नहीं यार. Enfin je suis arrivée à l'école, जैसे तैसे मैं स्कूल पहुंची. J'ai pleuré, j'ai tremblé, मतलब मैं इतना रो रही थी. I was shaking et mes amis se sont inquiétés, मेरे सारे फ्रेंड्स इतना परेशान हो गए. Je n'ai pas pu étudier, ना मैं पढ़ पाई उस दिन. Et j'ai dû rentrer chez moi, स्कूल से भी मुझे घर भेज दिया. Je me suis couchée, फिर मैं सो गई. Maintenant que je me suis un peu reposée, ça va mieux. मतलब अब सो के उठी हूँ तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है. बट I had such a bad day यार. Tu stresses beaucoup, tu as besoin des vacances. इतना stress, भाई, you need a vacation. Oui, je crois. Je vais chez ma grand-mère. मुझे लगता है सही कह रही हो तुम. चलो मैं अपनी दादी के यहाँ होके आती. So now the conversation moves to Sophie's grandmother's place. Sophie is now chez sa grand-mère. Sophie vient chez sa grand-mère pour passer ses vacances. So Sophie अपनी vacation spend करने अपनी दादी के यहाँ जाती है. And उसकी दादी is Russian. Okay. Bonjour grand-mère, je vais demander quelque chose. So hello grandma, मुझे आपसे कुछ पूछना है. I want to ask something. Bonjour ma chère vie, bien sûr. Tu peux me demander. Of course. बताओ क्या पूछना है तुम्हें. Vous êtes d'origine russe, so you are Russian, right? Oui, je suis née en Russie et je suis venue en France pendant la Révolution. Yes, I was born in Russia. मेरा जन्म रशिया में हुआ, but रेवोल्यूशन के दौरान मैं रशिया से फ्रांस आ गई. Je suis arrivée à Paris sans argent. मैं बिना किसी पैसों के पेरिस पहुंच गई. Je n'avais rien avec moi, और मेरे पास कुछ भी नहीं था. Et vous êtes tombée amoureuse de mon grand-père français, और आपको मेरे फ्रेंच दादाजी से उस वक्त प्यार हो गया, right? Exactement. 2 mois après mon arrivée. अभी मुझे आए 2 हफ्ते ही हुए थे. Et I fell in love. Nous sommes restés très peu de temps à Paris. और तुम्हारे दादाजी और मैं बहुत कम वक्त पेरिस में रहे. And alors nous sommes descendus dans le midi. And फिर हम साउथ की तरफ आ गए. Ta mère et alors मेरा नीस. तभी तो तुम्हारी मम्मा नीस में जन्म हुआ उनका. So ये उसकी नानी के साथ उसकी मस्ती भरी कॉन्वर्सेशन चल रही. Et vous n'êtes jamais revenu en Russie, और आप उसके बाद कभी रशिया वापस नहीं गए. Jamais. Never. Je suis devenue une vraie niçoise, except pour mon accent. And नहीं, मैं कभी नहीं गई. And मैं एक real nice girl बन गई. And except my accent, उसमें अभी थोड़ा French touch इतना नहीं है because of my Russian origin, but it was all good. So this was a fun conversation between not a दादी पोती जो मुझे initially लगा था. It was नानी and नाती. So grandmother and उनकी granddaughter के बीच एक प्यारी सी कॉन्वर्सेशन हुई. अब इस कॉन्वर्सेशन में क्या ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए थे, लेट्स सी. Observez. Mon réveil n'a pas sonné. Je n'ai pas pu étudier. Je ne suis même pas douché. Vous n'êtes jamais revenu en Russie. So ये चारों मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस पिक किए. क्यों? क्योंकि आज हम फोकस करने वाले हैं नेगेशन इन पासे कंपोजिट. ऑल्दो हम ऑलरेडी ये चीज कवर कर चुके हैं, बट थोड़ा सा और डिटेल में मैंने सोचा कवर करा दूं, स्पेशली क्योंकि हमने पिछले ही लेसन में नेगेटिव एक्सप्रेशंस भी सीखे हैं.
तो क्या होता है जब हम वो नेगेशन पासे कंपोजे वाले सेंटेंसेस में यूज करते हैं? लेट्स सी. सो विद avoir एज अ हेल्पिंग वर्ब, हम न वर्ब से पहले लगाते हैं, avoir वर्ब से पहले, और पा avoir वर्ब के ही बाद. पास्ट पार्टिसिपल जी को हमारे फर्क नहीं पड़ता. सेम थिंग हैपेंस जब हम पासे कंपोजे कर रहे हैं विद एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब, स्पेशली विद मूवमेंट वर्ब्स. न एत्र से पहले और पा एत्र के बाद. एग्जाम्पल्स में आप क्लियरली देख पा रहे हैं. आप सोच रहे हो मैम ये तो हमें ऑलरेडी आता है, तो नया क्या है? नया है बच्चों ये कि कैसे यूज करने हैं नेगेटिव एक्सप्रेशंस इन पास्ट टेंस. ओके, सो पहला पॉइंट, वी पुट न बिफोर द वर्ब एंड पास encore, jamais, rien, plus, ये सारे जो नेगेटिव एक्सप्रेशंस थे आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल अभी भी हमारा सेफ है. तो अगर मेरा एग्जाम्पल है j'ai déjà fini mon devoir, तो यहाँ पे आपको ट्रिगर वर्ड दिख रहा है ना, déjà. déjà की जगह क्या आता है? न pas encore. तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? न बिफोर द वर्ब एंड pas encore आफ्टर द वर्ब. ये देखिए, je n'ai pas encore fini mon devoir. इसी तरह, ils sont toujours arrivés à l'heure. सो ट्रिगर वर्ड क्या है? toujours. और इसके केस में नेगेटिव एक्सप्रेशन कौन सा यूज होता है? न jamais. तो न सौंत से पहले और jamais सौंत के बाद मेरा सेंटेंस नेगेटिव बन गया. अब मैम इसमें भी कुछ नया नहीं है. रुको जरा, सबर करो, आ रही है नई चीज. ये देखो, इन केस ऑफ दीज टू नेगेटिव एक्सप्रेशंस, न पर्सन एंड न नुल पार, थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करती है चीजें. हम न तो हेल्पिंग वर्ब से पहले ही लगाते हैं, बट ये दोनों नेगेटिव एक्सप्रेशंस पर्सन और नुल पार हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के बाद आते हैं. अभी तक क्या हो रहा था? हेल्पिंग वर्ब से पहले न और उसी के बाद अपना नेगेटिव फॉर्म. लेकिन न पर्सन और न नुल पार, ये दो ऐसे नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं जो पास्ट पार्टिसिपल के बाद आते हैं. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं पास्ट पार्टिसिपल की स्पेलिंग वगैरह में कोई चेंज होगा, वो बेचारा वैसा ही रहेगा. अब एक एग्जांपल देखो, j'ai vu quelqu'un ici. सो ट्रिगर वर्ड क्या है? quelqu'un. नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज होना है न पर्सन, तो न लगेगा avoir से पहले एंड पर्सन आया व्यू के बाद, यानी पास्ट पार्टिसिपल के बाद. ऐसे ही अगला देखिए, je suis allé quelque part. quelque part मेरा ट्रिगर वर्ड, उसके लिए नेगेटिव एक्सप्रेशन न नुल पार. तो कैसे यूज हुआ सेंटेंस में? je ne suis allé नुल पार. तो बस ये एक डिफरेंट रूल है जो आपको याद रखना है. ठीक है बच्चों, चलिए एक प्यारी सी एक्सरसाइज ट्राई करते हैं. यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं ऑल इन पासे कंपोजे. आपको इन्हें चेंज करना है इन नेगेटिव. जहां जहां ट्रिगर वर्ड्स दिखे हैं वहां नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज होंगे. जहां ट्रिगर वर्ड ना हो वहां सिंपली आप न पा का यूज करेंगे. तो कर लो वीडियो को पॉज एंड करो इस एक्सरसाइज को ट्राई. एंड जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए अपने आंसर्स को यहां से कर लेना मैच. देखा, इतना भी कुछ मुश्किल नहीं था, बस एक छोटा सा रूल था जो आपको एडिशनली सिखाना था इस टॉपिक के जरिए. तो क्या ये चैप्टर खत्म मैम? नहीं बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है. आपने अगर ध्यान दिया हो लेसन 4 एंड 5 में हमने पासे कंपोजे सीखा तो जरूर, लेकिन 4 में हमने सीखा था पासे कंपोजे विद avoir वर्ब. 5 में हमने सीखा पासे कंपोजे विद एत्र वर्ब, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एत्र जब मूवमेंट वर्ब्स के साथ यूज. लेकिन इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ अलग. वो अलग क्या है? लेट्स सी. आपको याद भी है एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब कब कब यूज होती है? नंबर 1, सारी मूवमेंट वर्ब्स के साथ जो हम चैप्टर 5 में ऑलरेडी सीख चुके. नंबर 2, विद प्रोनोमिनल वर्ब्स. एंड अभी तक सीखा है हमने प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ पासे कंपोजे? नहीं, और शांति 4 में तो नहीं. तो इस लेसन का हमारा टास्क है कैसे होता है पासे कंपोजे ऑफ
pronominal verbs using एत्र as a helping verb. तो चलिए वो सीखते हैं. Subject और object के बीच में you have एत्र as a helping verb and the past participle of the main verb. Right? एत्र की conjugation तो याद ही होगी. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. इसके अलावा एत्र के साथ क्या डिफरेंट होता था याद है? यस, पास्ट पार्टिसिपल की मॉडिफिकेशन. मॉडिफाई होता था पास्ट पार्टिसिपल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो अगर सब्जेक्ट मैस्कुलिन सिंगुलर है तो आप सेफ हो, बट अगर सब्जेक्ट मैस्कुलिन प्लूरल है तो पास्ट पार्टिसिपल में आप एक एस ऐड करते थे. फेमिनिन सिंगुलर हो तो एक ई ऐड करते थे, एंड अगर फेमिनिन प्लूरल हो तो ई एस ऐड करते थे. राइट? लेकिन क्या प्रोनोमिनल वर्ब्स का जब हम पासे कंपोजे कर रहे हैं तब भी सब ऐसा ही रहेगा? लेट्स सी कैसे कॉन्जुगेट होते हैं प्रोनोमिनल वर्ब्स. फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. वो कैसे? अभी तक हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट, एत्र, पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट. बट अब ये प्रोनो रेफ्लेशी एत्र वर्ब से पहले सेंटेंस में लिखा जाएगा. कौन से होते हैं प्रोनो रेफ्लेशी? ज के साथ म, त्यू के साथ त, इल के साथ स, नु के साथ नु, वू के साथ वो, और एल्स के साथ स. यही तो प्रोनाउंस यूज करते हो जब प्रोनोमिनल वर्ब्स कॉन्जुगेट करते हो प्रेजेंट में. तो पास्ट में उनकी कॉन्जुगेशन लिखते वक्त ये बेचारे प्रोनाउंस को आप नहीं छेड़ सकते. ये वैसे के वैसे ही रहे. ठीक है? तो हमें अब ट्राई करना है एक वर्ब का पासे कंपोजे करने का. और वर्ब कौन सी मैं ले रही हूँ? स लेवे. सो सबसे पहले लेट्स फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लेवे वर्ब. लेवे क्या है बच्चों? एक ई आर एंडिंग वर्ब. ई आर कट करके एक्सेंट वाला ई आ जाएगा. राइट? स्टेप 2 क्या होगा? हम कॉन्जुगेशन लिखेंगे विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन एंड द हेल्पिंग वर्ब. तो यानी पहले लेट्स से मैंने ज लिया. ज के साथ अप्रोप्रिएट प्रोनाउन कौन सा है? म. और हेल्पिंग वर्ब पासे कंपोजे में कौन सी आएगी प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ? एत्र. तो मैंने यहाँ लिखा सुई. हो गया इतना पार्ट कंप्लीट. अप्रोप्रिएट प्रोनाउन के साथ एत्र की कॉन्जुगेशन लिख दी. लाइक je me suis, elle se est, लाइक दैट. आखिरी स्टेप क्या होगा बच्चों? हम पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे लेकिन उनको सब्जेक्ट्स के हिसाब से मॉडिफाई भी करेंगे. ठीक है? तो देखिए जरा स लेवे की पासे कंपोजे की कॉन्जुगेशन. इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके कुछ इस तरह की लगेगी हमारी स लेवे की कॉन्जुगेशन. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप याद रखने के. राइट? सेम स्टेप्स फॉलो किए. पास्ट पार्टिसिपल बना लिया, कॉन्जुगेशन विद प्रोनाउन एंड एत्र वर्ब लिख दी, एंड उनके आगे अपना पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर दिया विद अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आसान था ना? वेल डन. तो चलिए खुद से ट्राई करिए कॉन्जुगेटिंग द वर्ब स रिपोजे और पासे कंपोजे. सेम स्टेप्स फॉलो करना. पास्ट पार्टिसिपल बनाना, कॉन्जुगेशन लिखना प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब वाली, एंड पास्ट पार्टिसिपल्स को मॉडिफाई जरूर करना. ठीक है? जब हो जाए अपने आंसर्स को यहां से मैच कर लेना. ये देखिए सीख गए आप पासे कंपोजे में प्रोनोमिनल वर्ब्स की कॉन्जुगेशन करना. तो चलिए इससे पहले आगे बढ़ूं, इनका भी नेगेटिव फॉर्म समझ लो, क्योंकि बाकी सबका तो नेगेटिव करना आपने शुरू में सीख ही लिया. तो नेगेशन करते वक्त क्या ध्यान रखना है? दैट वी पुट न बिफोर द प्रोनाउन एंड पा आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. तो इसका मतलब अगर मैं लिख रही थी je me suis levé, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा बच्चों? पेन का कलर चेंज करते हैं. न आएगा प्रोनाउन से पहले एंड पा आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद.
ओके, ऐसी और एग्जाम्पल देखिए, एल से habillé pour la soirée, प्रोनाउन ये रहा, हेल्पिंग वर्ब être ये रही. तो elle ne s'est pas habillée pour la soirée. Nous nous sommes couchés en retard. Nous ne nous sommes pas couchés en retard. तो आपको ये चीज याद रखनी है प्रोनोमिनल वर्ब्स इन पासे कंपोजे का नेगेटिव करते वक्त कि न आएगा प्रोनाउन से पहले एंड पा आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद. एंड इसी तरह इंटेरोगेटिव में भी क्या होगा बच्चों, इन्वर्जन होगा, लेकिन सिर्फ एत्र और सब्जेक्ट का नहीं, प्रोनाउन और एत्र एक साथ रहेंगे और सब्जेक्ट प्रोनाउन इन्वर्ट होगा. कैसे? त्यो ते लावे लेमा, इस केस में क्या होगा, प्रोनाउन और एत्र को मैं शुरू में ले जाऊंगी एंड त्यो को आगे ले आऊंगी. सो कुछ इस तरह का दिखेगा इनका इंटेरोगेटिव. इसी तरह शैक से रवैये, तो अब यहाँ पे याद है ना, खुद से सब्जेक्ट प्रोनाउन अज्यूम करेंगे. सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, इल, तो से चला जाएगा पीछे, इल आ जाएगा आगे. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिखेगा, जैक से तिल रवैये. ओके, तो पासे कंपोजे करते वक्त याद रखिएगा प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का अटूट रिश्ता होगा, यानी प्रोनाउन और एत्र वर्ब जहां भी होंगे साथ साथ होंगे. ठीक है बच्चों, तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज की ओर. यहाँ मैंने कोशिश की है कि एक मिक्स सेंटेंसेस देकर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए प्रोनोमिनल वर्ब्स को पासे कंपोजे में लिखने की. सेंटेंस टाइप पे ध्यान रखिएगा कि कौन सा एफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव और कौन सा इंटेरोगेटिव, और उस हिसाब से प्रोनोमिनल वर्ब की कॉन्जुगेशन इन पासे कंपोजे लिखिएगा. जैसे ही आप कंप्लीट कर लें अपने आंसर्स को यहाँ से मैच कर लीजिएगा. ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ हमारा लेसन हुआ समाप्त. 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे. पहला, नेगेशन कैसे करते हैं इन पासे कंपोजे, एंड दूसरा प्रोनोमिनल वर्ब्स कैसे कॉन्जुगेट होते हैं इन पासे कंपोजे. आई होप दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आई विल मीट यू नाउ नेक्स्ट वीक विद द नेक्स्ट लेसन. टिल देन, au revoir.